वेलकम बच्चों। मेरा नाम धीरज है और आप मेरे साथ पढ़ रहे हो वेक्टर्स। मोशन इन ए प्लेन का आज दूसरा टॉपिक है। लेक्चर 1 में हमने वेक्टर को शुरुआत किया था ना। आज हम वेक्टर्स के कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है ABCD is a parallelogram and AC and BD are diagonals. Prove that AC and BD is equals to twice of BC. ठीक है बच्चों, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम ना एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। ठीक है, बना लिया। अब आप देखें कि क्वेश्चन में जैसे से हो ना वैसे वैसे बनाओ। मतलब जैसे कि लिखा हुआ है, पहले नाम दो आप। ABC और D दे दिया। अब इसके बाद लिखा हुआ है AC एंड BD। AC मतलब A से C की तरफ एक डायगोनल बनाना है। ठीक है, A से C की तरफ एक डायगोनल बनाना है। बनाओ। A से C की तरफ हम एक बनाते हैं डायगोनल, A से C, और एरो बनाना है। मेन बात है ऐसे A से C की तरफ जा रहा है हमारा। ठीक है, अब BD, B से D भी बनाना है, मतलब कि एक डायगोनल एक और है। ठीक है, ये हो गया BD। फिर और क्वेश्चन में क्या है, AC BD ट्वाइस ऑफ BC। BC, B से C भी जाना है। सो दिस इज BC। इसका भी एरो हम जो है ऊपर बना देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, आप क्वेश्चन में कुछ प्रूव करने के लिए बोला है। कहता है AC BD AB। अच्छा, AB भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये देखो यहाँ दिया हुआ है AB, तो AB भी बना लो ऐसे। ठीक है, मतलब ये जो क्वेश्चन है ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है कि वेक्टर क्योंकि AB भी हो सकता है BA भी हो सकता है ना, ये भी तो सोचने की बात है। ठीक है, चलो शुरू करें बच्चों। सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की बात करें हम, आप एक ट्राइंगल देखो। ट्राइंगल में मैंने आपको सिखाया था ट्राइंगल लॉ में टॉम एंड जेरी चेक करना है। चेक इट। देखो ये वाले दो वेक्टर्स एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, दे ऑर्डर में। तो इसका मतलब ये जो है पीला वाला वेक्टर AC विच इज टेकन इन द रिवर्स ऑर्डर, ये आपका रिजल्टेंट है। इसका मतलब AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC है। सो इन ट्राइंगल ABC, AB वेक्टर प्लस BC वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या है, AC वेक्टर। इसी तरीके से अब अगर क्वेश्चन को ट्राई करें इन ट्राइंगल, अब BDC वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, BDC। ठीक है, अब BDC ट्राइंगल को हम कैसे बनाएं। BDC ट्राइंगल में देखो क्या करना है कि ये है BD, ध्यान से समझो मेरी बात, ये है BD और ये है BC। अब केवल इस ट्राइंगल को देखो, केवल इस ट्राइंगल को देखो, तो BD डायगोनल है, डायगोनल रिजल्टेंट होता है। ठीक है, इसका मतलब जो दो वेक्टर होंगे वो क्या होगा, एक तो है BC, दूसरा होगा CD। इस तरफ एक इस तरफ जाएगा। ये दो वेक्टर जब कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में जाएंगे जब ही जाकर जो है BD वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा ना। समझे मेरी बात को। तो BC प्लस CD होगा तब जाकर बनेगा BD। तो ये अब आपको खुद बनाना है। ठीक है, सो इन ट्राइंगल BDC की मैं बात करूं तो क्या बनेगा, BC वेक्टर प्लस CD वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, BD वेक्टर। इतनी सी बात हो गई। अब एक काम करते हैं, आपको क्या चाहिए ध्यान से देखो, AC प्लस BD मतलब AC प्लस BD ऐड करने की बात कर रहा है, तो इन दोनों को ऐड कर दो। सो ऐड करो, एडिंग 1 and 2, इनको 1 और 2 नाम दे दो। ठीक है, इसको 1 नाम दे दिया और इसको 2 नाम दे दिया, AC। तो क्या बनेगा, AB BC BC CD is equals to AC and BD। ठीक है, अब यहां पर एक बात को देखो,
ए बी वेक्टर और सी डी वेक्टर ये दोनों अपोजिट है, मतलब ये नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम है, लेकिन इसकी क्या है, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। इसको हम ऐसे बोलेंगे कि जो सी डी वेक्टर है वो बेसिकली माइनस ऑफ ए बी वेक्टर है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर है ना, ये एक दूसरे का अपोजिट है। सो ए बी वेक्टर तो ऐसे लिखा, BC, BC plus BC is 2BC, so 2BC प्लस CD वेक्टर की जगह हमने लिख दिया माइनस ऑफ AB वेक्टर इज इक्वल्स टू AC वेक्टर प्लस BD वेक्टर। तो AB से AB कर दो कैंसिल, तो क्या बचेगा आपके सामने, ट्वाइस ऑफ BC, सो ट्वाइस ऑफ BC इज इक्वल्स टू AC प्लस BD। ठीक है बच्चों, यही तो आपको प्रूव करना था। देखो ध्यान से, तो थोड़ा सा मैं नीचे कर देता हूं। क्लियर? सो हमने यहां समझा, ये हमने निकाल लिया। अब क्या है, AC माइनस BD। अच्छा, तो AC माइनस BD इसको सब्सट्रैक्ट मांग रहा है, तो उसको सब्सट्रैक्ट कर दो। तो हम लिख देते हैं सब्सट्रैक्ट 1 and 2। तो पहला क्या होगा, राइट साइड क्या बनेगी यहाँ पर, AC माइनस BD। देखो जो 1 और 2 आपके सामने ऊपर सबसे ऊपर स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए हैं, यही कर रहे हैं। राइट साइड में लिख दिया AC माइनस BD, लेफ्ट साइड में लिख रहा हूं दिस माइनस दिस। तो क्या हो जाएगा, AB प्लस BC माइनस ऑफ BC माइनस प्लस ऑफ CD। ठीक है, तो यहां पर इसको कैसे लिखेंगे, AB वेक्टर प्लस BC माइनस BC माइनस CD इक्वल्स टू AC माइनस BD। इसके बाद क्या होगा, BC से BC कैंसिल हो गया, और जो CD है, CD इज इक्वल्स टू क्या है, माइनस ऑफ AB के बराबर है। ठीक है, सो AB प्लस ये कैंसिल हो गया 0 माइनस CD किसके बराबर है, माइनस ऑफ AB के बराबर है। तो ये क्या होगा, AC माइनस BD। ठीक है, सो अब ध्यान से देखें हम, तो माइनस और माइनस ऐड हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये ट्वाइस ऑफ AB इज इक्वल्स टू AC माइनस BD। ठीक है बच्चों, समझ आ गई मेरी बात? तो वेक्टर को आपको समझना कैसे है, कुछ जो क्वेश्चन में गिवन हो, पहले फिगर बनाओ, एरो बना लो, फिर ट्रायंगल लॉ ढूंढने की कोशिश करो, पैरेललोग्राम ढूंढना है। इस तरीके से आप जो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ हमारे पास थोड़ी सी जगह हो गई है कम, नो प्रॉब्लम। यहाँ पर हम ओके एंड इस क्वेश्चन को हम यहाँ से हटाते हैं, जगह ज्यादा लग गई है इस वाले क्वेश्चन में। सो चलो अगला क्वेश्चन देखो कैसे लिखा हुआ है। A body is simultaneously given two vectors, one 30 meter per second due east and other 40 meter per second due north. Find the resultant velocity। कहता है एक वेक्टर है, वो दो वेलोसिटीज दिखा रहा है। ये कैसे दिखाता है ये हम आपको बताएंगे, अभी वेट करिए। लेकिन वो कह रहा है कि एक्चुअली क्या होता है कि किस तरीके से, किस डायरेक्शन से आप देख रहे हो। ठीक है, सो वो वेक्टर जो है वो दो डायरेक्शन दिखा रहा है। एक, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वैसे ऐसे पहले बना लो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। एक जा रही है 1 ड्यू ईस्ट की तरफ, तो ईस्ट की तरफ आप भेज दो एक 30 वाली। ठीक है, सो वन इज गोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है, एंड अदर इज गोइंग नॉर्थ। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है, अदर इज गोइंग नॉर्थ, ईस्ट में है 30 एंड अदर 40 है ड्यू नॉर्थ। सो दिस इज 30 एंड दिस इज 40।
क्लियर। अब क्या होगा इसका रिजल्टेंट, अगर आप ध्यान से देखिए, ये तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करना है, पैरेललोग्राम बन गया। तो आप क्या करो, ऐसे क्वेश्चन में इसका पैरेललोग्राम कंप्लीट करना चाहिए। क्वेश्चन करने का यही तरीका है, ऐसे ही करते हैं, ठीक है। इसको ऐसे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, और जो आपका नेट रिजल्टेंट है वो डायगोनल है, तो ये डायरेक्शन में आपका नेट आंसर होगा, ठीक है। दिस विल बी योर नेट आंसर बी। सो अब क्या है, लॉजिकली हम समझें तो इफ दिस इज 40 देन दिस इज आल्सो 40, एक ही बात है। और ये मेरे को इस वेक्टर की बात करें इस ट्राइंगल में, तो v निकालने के लिए मेरे को दो साइड्स मालूम है, एक 30 है एक 40 है, तो नेट रिजल्टेंट v मालूम चल जाएगा। ये हो गया मेरा v अलोंग ईस्ट, ये है मेरा v अलोंग नॉर्थ। तो मेरे को अगर रिजल्टेंट v निकालना है, v रिजल्टेंट या नेट जो भी v है वो क्या होगा, v ईस्ट का स्क्वायर प्लस v नॉर्थ का स्क्वायर रूट, नहीं सही है। तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर रूट, 900 जमा 1600 का स्क्वायर रूट, 2500 का स्क्वायर रूट का मतलब 50 मीटर पर सेकेंड। डन, ठीक है जी। और इसके बाद बात करते हैं एंगल की। वेक्टर केवल इतना ही करना चाहिए, एंगल ही बताना है। तो ये वाला एंगल आपको जो रिजल्टेंट का एंगल होता है इसे हम जनरली नाम बीटा देते हैं। तो tan बीटा देखें हैं आप, तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर है 40, बेस है 30, तो tan बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया 4/3। इसको ऐसे लिखते हैं, बीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 4/3। अब tan थीटा की ना एक टेबल होती है, ठीक है, तो वहां पर हम देखते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। जैसे कि ये tan इनवर्स 1.333 है, तो टेबल को देखेंगे हम वैल्यू पे और हम चेक करेंगे कि इसका कितना एंगल आ रहा है। तो अभी तो मैं केवल आपका एंगल लिख रहा हूं, ये 53.8 डिग्री का एंगल आएगा। क्लियर बच्चों, समझ आ गई मेरी बात। चलो आगे बढ़े, आगे देखो आप। A particle has displacement of 12 meter toward east, 5 meter toward north and 6 meter toward upward। तो ये अब क्या हो गया, 3 डायमेंशन हो गई, ईस्ट में भी, नॉर्थ में भी, अपवर्ड में भी। ऐसे केस में इसको बनाते हैं बच्चों कुछ ऐसे, 3 डायमेंशन होना कुछ ऐसे बनाना, ठीक है। सो दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, फ्रंट मतलब अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो नॉर्थ, पीछे की तरफ साउथ, राइट की तरफ ईस्ट और लेफ्ट की तरफ वेस्ट, ठीक है। इस केस में हम ऊपर और नीचे जाते हैं। ऐसे केस में सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट, फिर उसके बाद जाना है 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ। तो पहले तो आप 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट जाते हैं, तो दिस विल बी 12 मीटर टुवर्ड ईस्ट। फिर उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड नॉर्थ जाओ, और फिर उसके बाद 6 मीटर वर्टिकली अप है, मतलब कि ऐसे ऊपर जाना है, ठीक है। तो दिस इज 12 मीटर ईस्ट, 5 मीटर नॉर्थ एंड 6 मीटर वर्टिकली अप। सो व्हाट, सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों कि यहां से लेकर यहां तक हम पहले, ये नीचे वाला ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देखो यहां से लेकर यहां तक ये ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ना, तो ये राइट एंगल ही तो है यहाँ पर, है ना। सो यहां से लेकर यहां तक ये राइट एंगल है, ठीक है। राइट और सामने के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो सबसे पहले ओ ए बी सी, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बच्चों वैल्यू ओ बी। तो ओ बी क्या हो जाएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है, ओ बी का स्क्वायर। तो ओ बी इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस 144 प्लस 25 इज इक्वल टू 169 इज इक्वल टू 13। आपके पास ओ बी आ गया। अब ये कौन सा ट्राइंगल था, इन ट्राइंगल ओ ए बी। अब बात करें इन ट्राइंगल ओ बी सी। ओ बी सी आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ये वाला ट्राइंगल है। नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री, ठीक है। सो तो अब कैसे इसको सिंप्लीफाई करें,
इन ट्राइंगल ओबीसी ओबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर। ओबी स्क्वायर कितना आया अभी आपके पास 13 स्क्वायर, बीसी कितना है 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर। ओसी इज 169 प्लस 36 इज इक्वल्स टू ओसी स्क्वायर, तो ओसी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ 169 प्लस 36। ठीक है, तो दिस विल बी 205 रूट में। ओसी की वैल्यू रूट में 205 आ गई। अप्रोक्सीमेटली ये जो वैल्यू होती है ये 14.32 मीटर होती है। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से समझो ना, सो अब ये 3 डायमेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रही है, तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड ऊपर जाने वाली जेड एक्सिस। सो अगर आपने सीधा ओसी भी निकालना है, ओसी निकालना है सीधा, सो दिस विल बी, देखो फिगर देखो ध्यान से, अगर आपको सीधा ओसी निकालना है तो उसके लिए एक ट्रिक है। ये सीधा निकाला जा सकता है ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट। सो ओ सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओ ए था आपका याद करो 13 स्क्वायर, ए बी है 5 स्क्वायर, बी सी है 6 स्क्वायर। ओ सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। So this will be equal to 169 plus 25 plus 36. This is also equals to root of 205. Done? समझ आ गई बच्चों बात को? तो बात वही है, ठीक है। सो 3 डायमेंशन का कंसेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसका कोई वेक्टर से इतना कोई खास कनेक्शन अभी नहीं दिखा आपको, लेकिन दिखाएंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एंड 7 न्यूटन किसी प्लेन के ऊपर एक्ट कर रहे हैं एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। मतलब एक फोर्स तो है 5 न्यूटन और एक है 7 न्यूटन, इनके बीच का जो एंगल है ये है 60 डिग्री। ठीक है, तो दिस इज 5 न्यूटन, दिस इज 7 न्यूटन, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? रिजल्टेंट निकलेगा इसका डायगोनल, है ना। लॉजिकली समझेंगे तो इसका हम पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, और पैरेललोग्राम कंप्लीट करोगे तो यू विल गेट द डायगोनल, इसका रिजल्टेंट। तो डायगोनल का फॉर्मूला आपको, रिजल्टेंट का फॉर्मूला याद है क्या था? रिजल्टेंट का फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना। So this will be 5 square plus 7 square plus 2 into 5 into 7 into cos theta, cos 60 degree. ठीक है, so this will be 25 plus 35 plus 10 770, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, so sorry, this will be equal to 25 plus 35, sorry ये तो 7 into 7 is the 49, is the 49। एक्चुअली दिमाग में ना 35 चल रहा था। So this will be 49 plus of 35, ये आ गया रूट में। ठीक है, so this will be how much? इसका आ गया मेरे पास 109 रूट में। ठीक है, सो अप्रोक्सीमेटली इसका जो है स्क्वायर रूट निकालोगे तो आंसर जो आएगा वो अप्रोक्सीमेटली आएगा 10.44। फोर्स है ना, इसलिए 10.44 न्यूटन। अब आपको एंगल भी बताना है, ये वाला एंगल बीटा। तो आपको याद करो फॉर्मूला क्या था आपका, ये ए फोर्स था और ये बी फोर्स था। तो 10 बीटा का क्या फॉर्मूला था, याद है आपको? बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, याद है? तो बी आपका हो गया, बी है आपका इस टाइम क्या 7। ठीक है, तो 7 साइन 60 डिग्री अपॉन ए कितना है 5 प्लस 7 कॉस 60 डिग्री। तो दिस विल बी 7 इंटू √3/2 अपॉन 5 प्लस 7 cos 60 की वैल्यू हो गई 1/2। सो दिस विल बी 7 √3/2 अपॉन 5 प्लस 3.5, इट इज 8.5। तो यहां पर भी थोड़ी सी एक
कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू आ रही है, सो इसमें से घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। 7 into 1.732 upon 2 divided by 8.5, तो 7 into 0.866 upon 8.5, ये 10 बीटा की वैल्यू आ गई, जो भी आ जाएगी। तो बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स वट एवर द वैल्यू विल बी देयर। ठीक है, सो इसका एंगल सर्च आउट कर लेंगे। क्लियर? अगर आपको स्कूल के अंदर, अब ये जो टेबल में जो भी वैल्यू आएगी वो टेबल से देखकर बता देंगे, और अगर आपको स्कूल में वैल्यू नहीं मिलती है ना, मेरी बात को समझो, तब आप क्या करोगे, केवल इतनी वैल्यू लिख कर आ जाओगे। 10 बीटा इज इक्वल टू को सिंप्लीफाई करा, मतलब कि आप जो है ना ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, इतना इतना लिखिए, इस स्टेप को लिख के आ जाना, इसको मल्टीप्लाई करना 10 बीटा इज इक्वल टू दिस वैल्यू, या बीटा इज इक्वल टू जिसको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा अपॉन 8.5 से डिवाइड नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। स्कूल के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ठीक रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात? ये डिपेंड करता है बच्चों के स्कूल में जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मिलती है या नहीं मिलती है। चलो आगे बढ़ते हैं। दो वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैविंग रिजल्टेंट इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ईच, मतलब दो वेक्टर है, उनकी वैल्यू भी इक्वल है, उनका जो रिजल्टेंट आया वो भी उसी के बराबर ही है, तो इन दोनों वेक्टरों के बीच का एंगल बताओ। तो मान लेते हैं कि लेट एक वेक्टर जो है ए वेक्टर और दोनों बी वेक्टर दोनों बराबर है, उसके रिजल्टेंट के बराबर ही है, तो इसको मान लेते हैं एक्स, आसान रहता है। और अभी हमने रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का स्क्वायर रूट, ऐसा ही पढ़ा है ना। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है एक्स, ये क्या है एक्स स्क्वायर, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 2x x cos थीटा, हमको cos थीटा ही निकालना है इसके बीच का। ठीक है बच्चों, राइट इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा और इसका रूट खत्म हो जाएगा। अंदर देखो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस ये क्या लिखा हुआ है 2x स्क्वायर cos थीटा, 2x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, अब अगले स्टेप पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर cos थीटा, एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दो, -1 इज इक्वल्स टू 2 cos थीटा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा -1/2 इज इक्वल्स टू cos थीटा। तो मतलब कि अगर cos थीटा की वैल्यू -1/2 आई है, इसका ये मतलब है कि cos थीटा की वैल्यू -1/2 आती है ना जब थीटा 120 डिग्री के बराबर होता है। इसे हम पाई की टर्म्स में लिखें तो क्या होता है 2π/3। तो जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री कर ली है उनको तो ये बात इशू नहीं आएगी, लेकिन जिन बच्चों ने ट्रिग्नोमेट्री नहीं करी है बच्चों, तो पहले एक बार ट्रिग्नोमेट्री जब आप कर लोगे ना तब आपको मालूम चल जाएगा कि थीटा की वैल्यू 120 कैसे आई। ठीक है, आगे बढ़े। टू फोर्सेस equal to P and 2P act on a particle, दो फोर्स लग रहे हैं, if the first is to be doubled and the second is increased by 20 Newton, then the direction of the resultant is unchanged. Find P। दो फोर्स हैं P और 2P, ये किसी पार्टिकल के ऊपर एक्ट कर रहे हैं और कुछ रिजल्टेंट आ रहा है और रिजल्टेंट का एंगल आ रहा है। कह रहे यही बात करी जाए कि अगर पहले के फोर्स को डबल कर दें और दूसरे फोर्स में 20 न्यूटन जोड़ दें तो भी एंगल सेम रहता है। तो आपको याद करो, आपको 10 बीटा का क्या फॉर्मूला था, याद करो। तो सॉल्यूशन 10 बीटा क्या था, 10 बीटा सेम है ना दोनों केस में, तो क्या होता था पहला ए है दूसरा बी है ना, तो बी साइन थीटा, मतलब पहले को वाले को हमारा फॉर्मूला था बी साइन थीटा, तो यहाँ पर 2p साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता था, तो 2p कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से मेरा एंगल निकलता था। लेकिन कह रहा है ये वाली वैल्यू सेम है, कब जब पहले वाले में पहले वाला को डबल कर दो और दूसरे वाले में 20 जोड़ दो। तो दूसरे वाला था 2p में 20 जोड़ दो तो 2p प्लस 20 साइन थीटा
अपॉन पहले वाले का a को डबल कर दो, 2a कर दो, प्लस इसको क्या लिख दोगे 2p प्लस 20। सो थोड़ी एक डिस्टरबेंस आ गई। तो क्या हमने बोला है कि जो दूसरा एंगल है उसमें 20 जोड़ दिया, यहाँ जोड़ दिया और यहाँ जोड़ दिया, 2p प्लस 20 आगे cos थीटा। तो दो कंडीशंस बनी जिसमें जो है ये वाली दोनों वैल्यू का जो tan बीटा है डायरेक्शन सेम है। अब हमारे को इसको सिंप्लीफाई करना है और 2p की वैल्यू निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है या 2p की वैल्यू निकालनी है। अब ये इस तरीके से सॉल्व नहीं होगा, ये आपको रेशियो प्रोपोर्शन की एक प्रॉपर्टीज बताता हूं, उस तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी है रेशियो की बच्चे, प्रॉपर्टी ऑफ रेशियोस एंड प्रोपोर्शन। रेशियो ही तो है ये, x अपॉन वाई या दिस रेशियो दिस इक्वल टू दिस रेशियो दिस, ऐसे ही तो लिखा हुआ है। सो प्रॉपर्टी है रेशियो प्रोपोर्शन की क्या, कि अगर a अपॉन बी इक्वल है c अपॉन डी के, देन a अपॉन बी जो है वो क्या होगा, दैट इज इक्वल्स टू a माइनस सी अपॉन b माइनस डी, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, मतलब a अपॉन बी सी अपॉन डी तो बराबर हैं, लेकिन इसके साथ साथ a अपॉन बी सी अपॉन डी के बराबर भी है, और वो किसके बराबर होंगे, दिस माइनस दिस माइनस दिस के बराबर भी होंगे। इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये इसके बराबर है। ठीक है, सो तो क्या होगा, अब इसी प्रॉपर्टी को यूज करें तो क्या हो जाएगा। अब मैं इसको थोड़ा सा बच्चों छोटा लिख देता हूं, क्योंकि क्वेश्चन में रिसाइज करके थोड़ा सा छोटा लिख देता हूं। ठीक है, ये राइट साइड पे लिखा हुआ है। सो लेफ्ट साइड मेरी कैसे आ गई, 2p साइन थीटा, और tan बीटा नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, 2p साइन थीटा अपॉन, अच्छा ये a नहीं था ना, अरे मैंने तो a लिख दिया, यहाँ भी a लिख दिया, दिमाग में a ही चल रहा था। तो p प्लस 2p साइन थीटा, यहाँ 2p प्लस दिस, ना दिस इज p प्लस 2p cos थीटा, 2p cos थीटा इक्वल होगा a माइनस सी, मतलब कि 2p साइन थीटा, मैं क्या करने जा रहा हूं, दिस माइनस दिस, और नीचे लिखूंगा दिस माइनस दिस। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, ठीक है चलो कर रहा हूं, 2p साइन थीटा माइनस 2p प्लस 20 साइन थीटा होल अपॉन p प्लस 2p p प्लस 2p cos थीटा माइनस 2p प्लस 20 cos थीटा, ऐसे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ो। आप क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सिंपल है। लेफ्ट साइड को तो कुछ नहीं करना है, 2p साइन थीटा होल अपॉन p प्लस 2p cos थीटा इज इक्वल्स टू 2p साइन थीटा माइनस 2p साइन थीटा, है ना, ये साइन थीटा इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस 20 साइन थीटा होल अपॉन की बात करें तो क्या हो जाएगा, p प्लस 2p cos थीटा माइनस 2p माइनस 2p cos थीटा माइनस 20 cos थीटा। ठीक है बच्चों, ये माइनस 2p, ये 2p cos थीटा प्लस में था, माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा, और 20 cos थीटा माइनस। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कुछ टर्म्स कटती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके लिए हमने ये पूरी टेक्निक इस्तेमाल करी है। तो इसमें क्या हुआ, ये वैल्यू इससे वैल्यू से कैंसिल हुई, और क्या हुआ, 2p cos थीटा से 2p cos थीटा कैंसिल हुआ। ठीक है, तो न्यूमिनेटर में राइट साइड में क्या बच गया, राइट साइड में बचा है आपके पास माइनस 20 साइन थीटा होल अपॉन
नीचे क्या बचा हुआ है, p माइनस 2p इज माइनस p, तो माइनस p माइनस 20 cos थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करो, माइनस कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा ऊपर 20 sin थीटा होल अपॉन p प्लस 20 cos थीटा। लेफ्ट साइड पे क्या है 2p sin थीटा होल अपॉन p प्लस 2p cos थीटा। जैसे ऊपर भी माइनस कॉमन लिया आपने, नीचे भी माइनस कॉमन ले लिया, इससे क्या हुआ माइनस और माइनस हो गए कैंसिल। अब टर्म क्या बच गई आपके पास 2p sin थीटा अपॉन p प्लस 2p cos थीटा, और यहां पर क्या बचा 20 sin थीटा अपॉन p प्लस 20 cos थीटा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब एक और फायदा हुआ कि साइन थीटा से भी साइन थीटा कैंसिल हो गया, 2 1 दा 2 हो गया, 2 10 दा हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, तो लेफ्ट साइड में जाते हैं हम, तो क्या हो जाएगा p इंटू p प्लस 20 cos थीटा, यहां है 10 राइट साइड पे 10 इंटू p प्लस 2p cos थीटा। So this will be p square plus 20p cos theta, यहाँ होगा 10p प्लस 20p cos थीटा। अब क्या हुआ, फिर एक स्टेप में देखो तो 20p और 20p कैंसिल हो गया। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर लेफ्ट साइड में p स्क्वायर, यहाँ बचा माइनस 10p इज इक्वल्स टू 0, तो p कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, एक p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो या तो p इज इक्वल्स टू 0 या p माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब p इज इक्वल्स टू आ गया 10। p ही आपको निकालना था, तो इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं था, केवल एक प्रॉपर्टी जो हमने यूज करी है ना बच्चों, उसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब ये रेशियल प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी है और ये 8th क्लास में सिखाई जाती है, किसी किसी को सिखाते हैं, किसी को नहीं सिखाते हैं, डोंट वरी, तभी हमने यहाँ लिख दी है। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से करना है तो आपका जल्दी आसान हो जाएगा। अदरवाइज क्या करोगे, अगर आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा चक्कर फंस सकता है, मैंने बोला है इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये ट्रैक में क्या होगा, आप देख रहे हो हर स्टेप पे कटता जा रहा है, केवल हल्का फुल्का रीएडजस्ट करते जा रहे हैं और कटती जा रही है टर्म। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया, तो केवल ये ट्रिक होती है जो प्रोपोर्शन को सिंप्लीफाई कर देती है। चलो आगे बढ़ते हैं, द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट इज 18 न्यूटन। द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड। अच्छा, दो फोर्सेज हैं, उनका सम तो 18 न्यूटन है, दो फोर्सेज हैं उनका सम है 18 न्यूटन, और उनके रिजल्टेंट है वो है 12 न्यूटन। मतलब सिंपल सम कर दोगे तो 18 है। मतलब अगर मान लो दो वेक्टर है, जैसे कि एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है, तो वेक्टर p का मैग्नीट्यूड और वेक्टर q के मैग्नीट्यूड को अगर हम जोड़ दें तो इन दोनों का सम तो है, वो तो है 18 न्यूटन। और रिजल्टेंट फोर्स जो आया है, जो वेक्टर p प्लस वेक्टर q के जो रिजल्टेंट कराया हमने इसका, ठीक है, जो पहले तो रिजल्टेंट निकाला, ठीक है, और रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है 12 न्यूटन। इफ द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद द फोर्स ऑफ स्मॉलर वैल्यू, छोटी वाली वैल्यू से वो एंगल बना रहा है, मतलब कोई क्या हो गया, फिगर देखो याद करो, ये एक वेक्टर होगा, एक वेक्टर ये होगा, तो कहता है जो रिजल्टेंट एंगल बना रहा है वो छोटे वाले के साथ बना रहा है। मतलब जो हमारा tan बीटा है, अब हमारे को यहाँ ये नहीं मालूम है ना कि p कौन और q कौन है, स्मॉल कौन है और बड़ा कौन है, तो कहता है जो छोटा वाला एंगल है ना, ये जो रिजल्टेंट एंगल है और ये छोटा वेक्टर होगा, इन दोनों में से कोई एक तो छोटा होगा, उसके साथ वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये वाला बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। मतलब इस टाइम की फिगर नहीं है, लेकिन लॉजिकली वो क्वेश्चन को आप ऐसे समझ जाओ। ठीक है, एक स्मॉल होगा एक लार्ज होगा, तो हम एक मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि लेट जो क्यू है ना वो बड़ा है पी से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि पी हो गया छोटा और क्यू हो गया बड़ा। ठीक है, कुछ तो मानना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलो शुरू करें। तो मेरे को एक बात बताओ, जो आपका tan बीटा का फॉर्मूला था, याद है आपको tan बीटा का फॉर्मूला क्या था, क्यू ऊपर वाला, मतलब ये इसका था साइन थीटा अपॉन यहाँ पर क्यू
साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ऐसे ही था। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहता है कि 1090 है, तो मतलब कि ये 1090 डिग्री इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। इसका मतलब 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, इज इक्वल टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कॉस थीटा। सही है बच्चों, यहां तक बात समझ में आ गई क्या नहीं आ गई? आ गई। ठीक है, अब इन्फिनिटी को कैसे कंट्रोल करते हैं? इन्फिनिटी को ना रेसिप्रोकल कर दो। जब इन्फिनिटी का 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ जो होता है वो 0 होता है। अब इन्फिनिटी को कंट्रोल करने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है, इसको रेसिप्रोकल कर दो। तो क्या हो जाएगा, ये 1/∞ हो जाएगा, और ये हो जाएगा p प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। इस बात का ये मतलब हुआ कि 1/∞ 0 होता है, p प्लस क्यू कॉस थीटा अपॉन क्यू साइन थीटा। हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 आ गई एक टर्म। एक टर्म अभी हमने क्या क्या पढ़ ली, एक तो आइए आपके पास p प्लस क्यू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 0, एक बात। दूसरी बात क्या है, p प्लस क्यू को अगर हम इंडिविजुअली प्लस करते हैं, p प्लस क्यू को अगर आप इंडिविजुअली प्लस करते हो तो आंसर आएगा 18। मतलब कि ऐसे सिंपल, p प्लस क्यू इज इक्वल्स टू क्या है, 18 है। ठीक है, और रिजल्टेंट जो है, रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है 12। ये अब 3 इंफॉर्मेशन आपके पास है, आप इससे आपको p और q जो है वो क्या करना है, निकालना है। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कट करके अगले पेज पे डाल देते हैं। आई होप यू आर एंजॉइंग द शो। नए नए क्वेश्चन, नए नए टाइप का कंसेप्ट आ रहा है आज आपके सामने। कई बार देखना पड़ेगा, एक बार में समझ में, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, एक बार में बच्चों ये बात समझ में नहीं आती, इसमें मेहनत लगती है। ठीक है, हर क्वेश्चन को पॉज करके रिवाइंड करके चेक करो, तब जाकर अच्छा समझ में आएगा। चलो, अब ये बात हो गई। रिजल्टेंट का फॉर्मूला अगर हमको निकालना हो तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला के लिए मैग्नीट्यूड याद है कैसे करा था, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ठीक है, और रिजल्टेंट की वैल्यू है 12। ठीक है, तो ये हो गया p स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। ठीक है, तो स्क्वायर खत्म हो गया। अब आप मेरे को बताओ कि p प्लस क्यू इज इक्वल टू क्या है, 18 है। तो क्यू की जगह 18 माइनस p लिख दूं, लिख सकता हूं ना। तो p स्क्वायर प्लस क्यू की जगह 18 माइनस p का स्क्वायर प्लस 2pq। अब ध्यान से देखो, q cos थीटा इज इक्वल टू क्या है, देखो चेक करो, p प्लस क्यू cos थीटा इज इक्वल टू 0 है, तो q cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ऑफ p। तो q cos थीटा की जगह में क्या लिख दूं, माइनस ऑफ p, तो 2p इंटू माइनस ऑफ p। ठीक है, p कैपिटल ही है, p सब सारे सेम ही है, इज इक्वल्स टू 144। सो आप सिंप्लीफाई करो, क्या होगा, p स्क्वायर 18 का स्क्वायर प्लस p स्क्वायर माइनस 2 इंटू 18 इंटू p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। यहां पर आ जाएगा 2p स्क्वायर, है ना, p स्क्वायर और p स्क्वायर 2p स्क्वायर, 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 36p माइनस 2p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144। लो 2p स्क्वायर से 2p स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बच गया, माइनस 36p इज इक्वल्स टू 144 माइनस ऑफ 324। ठीक है, चेक करो कि भाई ये टर्म आपकी माइनस से ये कैंसिल हो गई। अब क्या बच गया आपके सामने, अब माइनस 36p
इज इक्वल्स टू कितना आ गया 180 माइनस में, तो P इज इक्वल्स टू -180 अपॉन -36 इज इक्वल्स टू 5। तो P आ गया बच्चों आपके पास 5 न्यूटन। P ही तो निकालना था। क्लियर? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पूरा दिखाई दे रहा है? अच्छे से देखो, पॉज करके समझो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आप वहां पर पॉज करके यू कैन रीचेक। ठीक है, ओके। सो अभी लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों, क्योंकि बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करवाऊंगा मैं अभी। ठीक है, अभी 5-6 क्वेश्चन और हैं और एक से एक बढ़िया क्वेश्चन है। एक मोटर बोट इज रेसिंग टुवर्ड नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर एट, इस स्पीड पे नॉर्थ की डायरेक्शन में चल रही है। वाटर करंट जो है इन दैट रीजन इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब पहले तो हम जरा नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लेते हैं, तब यह समझ में आता है कि कौन सी चीज कहाँ जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हमारे को बच्चों बेसिक बात को समझो, ये होता है नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये मेरा राइट साइड ईस्ट, लेफ्ट साइड वेस्ट। मोटर बोट जा रही है नॉर्थ की डायरेक्शन में। ठीक है, सो इसका मतलब मोटर बोट तो भेज दो बच्चों ऊपर की तरफ, भेज दिया है। मोटर बोट की स्पीड है ये भाई। ठीक है, ये मोटर बोट हो गई 25 किलोमीटर। वाटर जो चल रहा है वो चल रहा है 10 किलोमीटर पर आवर इन डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ मतलब साउथ 60 डिग्री। 60 डिग्री ध्यान से सुनो, वर्ड पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन तो ऐसे ही आएगा ना, क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से नहीं आएगा। 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ के तरफ 60 डिग्री ऐसे, तो पानी ऐसे बह रहा है। ठीक है, सो इसको ऐसे बनाओ, ये कुछ इस तरीके से बना लो। ठीक है, बना लिया। सो ये थोड़ा छोटा मैंने इसलिए बनाया ना क्योंकि इसकी स्पीड 10 है और इसकी स्पीड 25 है। अब इसका नेट रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? बोट जो है वो इधर मुंह करके जाना चाहती है, ये इधर जाना, और जो आपकी स्ट्रीम है, जो नहर है, पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये नेट बोट किस डायरेक्शन में जाएगी? तो नेट बोट इस डायरेक्शन में जाएगी। इसका हम क्या करो, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, करो कंप्लीट। इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ले ली, इसके पैरेलल एक यहाँ लाइन ले ली। सो नेट रिजल्टेंट जो आएगा ना बच्चों, वो आएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसका एंगल कितना होगा? यहां पर हमारे को उसने बताया था कि ये वाला एंगल जो है वो 60 डिग्री है, तो इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा 30 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा 90 डिग्री। तो हमको तो ए और बी के बीच का एंगल चाहिए होता है ना, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा भाई? ये 90 और 30 टोटल मिलाकर हो गया 120 डिग्री का एंगल। ठीक है, सो ये वेलोसिटी ऑफ हमने बोल दिया, इसे हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ बोट, और इसे हमने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ करंट। ठीक है, तो नेट वेलोसिटी क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ करंट का स्क्वायर प्लस 2 इंटू वेलोसिटी ऑफ बोट, वेलोसिटी ऑफ करंट इनको का कॉस एंगल 120 डिग्री। ठीक है, चलो, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विल बी 25, current is 10, 2, velocity of boat is 25, current is 10, इसकी cos 120 की वैल्यू होती है -1/2। सही है, थोड़ी देर पहले भी बताई थी, नहीं याद कर लो कुछ वैल्यूज, तो जिसको ट्रिग्नोमेट्री लर्न नहीं है वो भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सिंप्लीफाई करना बच्चों, आंसर आएगा 21.8 किलोमीटर पर आवर। ये वेलोसिटी आ गई आपके पास। अब आपको जो है केवल वेलोसिटी ही नहीं बतानी है, एंगल भी बताना है। तो एंगल जो है ना, मैं बताना चाहता हूं इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन, इसके हिसाब से। तो आपको याद करो, थोड़ी सी बात याद करो। देखो, आपके पास 3 वेक्टर होते थे, ऐसा ऐसा ऐसा, ये वाला एंगल अगर बीटा होता था तो ये रिजल्टेंट था, याद करो। तो आपका जो है इसी का, ये वाला वेक्टर का साइन थीटा ऊपर रहता था और कॉस थीटा नीचे रहता था, याद है? ठीक है ना? ठीक है, तो ये बेस हो गया आपके पास, बेस सिंपल ऐड होता था। तो यहाँ भी वही बात है कि मैंने बीटा कहाँ पे बना लिया उसके हिसाब से। ठीक है,
तो बीटा जो मैंने बना दिया, जैसे आपने बना दिया कि मैं नॉर्थ के हिसाब से बताऊंगा कि मेरा एंगल कहाँ जा रहा है, ठीक है। तो कुछ एक रेफरेंस आपको लेनी पड़ती है। सो तो tan बीटा will be equal to velocity of current into sin theta अपॉन sin theta इस टाइम आपके पास जो है वो 120 डिग्री है, अपॉन velocity of boat प्लस velocity of current into cos theta, ठीक है। velocity of current is 10 is sin theta की वैल्यू √3/2, velocity of boat is 25 प्लस 10 into cos 120 की वैल्यू जो होती है cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, सही है। सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट एन आंसर ऑफ √3/4, ठीक है, और विच इज इक्वल्स टू 0.433। तो बीटा की वैल्यू जो होगा टेबल में देखेंगे हम, 10 के टेबल में देखेंगे 0.433 कब आती है। तो टेबल देखकर हमने बताया कि ये 23.4 डिग्री पर आती है, ठीक है बच्चों, आसान है, ठीक है। टेबल देखना आपको सिखाना है मेरे को, ठीक है। टेबल देखना मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी, तब तक कोई टेंशन मत लो। केवल आप अगर नहीं भी होगा ना तो आप पेपर में अगर यहाँ तक भी लिखा होगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1/4 या हाफ नंबर कटेगा मैक्सिमम, उसकी भी शायद पॉसिबिलिटी है, पक्का नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर स्कूल जो है वो टेबल प्रोवाइड नहीं करता है, ये हमारा एक्सपीरियंस है कि प्रोवाइड नहीं करते। चलो और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कहता है इन ए सर्टेन रेनी डे अ रेन इज फॉलिंग vertically with a speed of 35 मीटर पर सेकेंड, विंड इज स्टार्टिंग ब्लोइंग आफ्टर सम टाइम, हवा चलने लग पड़ी और उसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड टू इन ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो मतलब बेसिकली इसको हम ऐसे बनाएं कि हमारी जो रेन है जब भी वर्टिकल आए ना तो आपको 3D मोशन बनाना चाहिए ऐसे, ठीक है। सो तो रेन इज वर्टिकली डाउन, दिस इज वेलोसिटी ऑफ द रेन, ठीक है, ये वेलोसिटी ऑफ द रेन है, ये नॉर्थ है, ये पीछे आपके साउथ है, नॉर्थ की तरफ आपकी आंखें, राइट साइड आपका ईस्ट है, तो लेफ्ट साइड लेफ्ट हैंड आपका वेस्ट की तरफ बताता है। अब बारिश ऊपर से नीचे गिर रही है और क्या है, और इसके साथ साथ आपकी जो हवा है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ चल रही है, तो मतलब कि उसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार से यहाँ पर आ रही होगी, ठीक है। सो वेलोसिटी ऑफ, ये हो गई विंड, ये है वेलोसिटी ऑफ रेन। तो नॉर्मल अब आपको समझ में आ रहा होगा, आपके पास दो वेक्टर हो गए, एक ये और एक ये, तो इन दोनों का नेट रिजल्टेंट आपको दिखाई दे रहा है कहाँ जा रहा होगा, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इन दोनों नेट रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में जा रहा होगा, ठीक है। तो इन एंगल तो 90 डिग्री इनके बीच में है ही है, कोई इश्यू वाली बात ही नहीं है। सो तो इनका नेट रिजल्टेंट कुछ यहाँ पर आएगा है। सो नेट जो मतलब जिसको अम्ब्रेला पकड़ना है, तो उसको अम्ब्रेला जो है वो बेसिकली इसका पहले तो चलो मैं आपको कंप्लीट बना दूं, देखो इट शुड बी लाइक दिस, ये वेक्टर ये वाइट दिस यहां से लेकर यहां तक है, और नेट रिजल्टेंट जो होगा ये बच्चों रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी यहां से लेकर यहां तक। तो इसका मतलब अगर मैं इसी डायरेक्शन को पीछे की तरफ होल्ड करूं है, तो यहां पर ही आपका ऐसे ही आपको अम्ब्रेला पकड़ना पड़ेगा, ताकि क्योंकि नेट रिजल्टेंट हवा की डायरेक्शन ये है, बारिश की डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों की वजह से नेट डायरेक्शन ये है, तो नीचे थोड़ा अम्ब्रेला पकड़ोगे, अम्ब्रेला तो ऊपर की तरफ पड़ोगे ना, लेकिन डायरेक्शन तो आपको ये मिल गई। ये वाला एंगल आप निकालोगे क्योंकि ये वर्टिकल के हिसाब से एंगल है, इसको अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड कर दो तो ये वाला एंगल आपको निकालना है बीटा, ठीक है। तो दिस एंगल इज कॉल्ड बीटा, और वर्टिकल के हिसाब से भी यहाँ पर वर्टिकल अल्टरनेट वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो बारिश के हिसाब से आपको क्या एंगल निकालना है ये पकड़ना है। अच्छा तो इसमें रिजल्टेंट वैल्यू पूछी ही नहीं है, वो कह रहा है कि किसके हिसाब से किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़े, तो बेसिकली इस एंगल के हिसाब से पकड़े। अब यहाँ पर देखें तो ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, तो वेलोसिटी ऑफ विंड ये भी हो जाएगी, बात तो एक ही है, पैरेललोग्राम में। तो अगर आप इस ट्राइंगल को चेक करो, इस वाले ट्राइंगल को चेक करो, तो क्या बना, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है, परपेंडिकुलर ये बेस, तो परपेंडिकुलर बेस क्या होता है, tan बीटा। सो तो tan बीटा इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ विंड अपॉन वेलोसिटी ऑफ रेन।
वेलोसिटी ऑफ विंड बच्चों आपके पास थी, कितनी वैल्यू है? वेलोसिटी ऑफ विंड इज 12 एंड वेलोसिटी ऑफ रेन इज 35। तो 10 बीटा की वैल्यू आई 12/35। फिर अब डेसिमल में आ गए। आप बोलोगे सर इसकी तो वैल्यू हमको पता नहीं है। बिल्कुल ठीक है, ये पहले तो आप डिवाइड तो देखो आपको करना पड़ेगा। बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 12/35 ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहां तक भी लिख सकते हो आंसर, या इसको ऐसे लिखते हो बीटा इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 0.343, ये भी लिख सकते हो आंसर। और टेबल अगर आपके पास है तो 10 की टेबल देखोगे ना तो आपको दिखेगा ये वाला एंगल लगभग 19 डिग्री का है। तो विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल, विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल सब में लिखना है, क्योंकि वर्टिकल के हिसाब से ही तो आप छतरी पकड़ रहे हो। और आजकल तो बारिशें हो रही हैं, आप ध्यान से देखो तो छतरी भी आप ऐसे ही पकड़ते हो। चलो बढ़े आगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, बारिश, रेन, रिवर क्रॉस करने वाला। चलो या इसको हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं, ठीक है? आज का लेक्चर काफी बड़ा हो गया है तो यू विल गेट बोर, थक जाओगे आप। तो नेक्स्ट क्लास में इस लेक्चर को करते हैं बच्चों, ठीक है? तो ये आज हमने बारिश छतरी वाला क्वेश्चन पकड़ा। फिर इसके बाद हमने ये देखो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। तो ये बात आपको ट्रिक याद दिलाता है कि बीटा किसको पकड़ना है। तो मैंने आपको समझो यहाँ पर जो दिखाया था v साइन थीटा, तो v साइन थीटा इसका होगा, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज समझा रहा हूं। अगर आपने इसके हिसाब से बीटा एंगल बताना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा इस वाले वेक्टर के होंगे, बस इस बात को पकड़ लो। अगर आपने इसके हिसाब से बताना था ये वाला एंगल बताते तो वे साइन थीटा कॉस थीटा इस एंगल के होते। लेकिन आप खुद समझो कि अगर आप व्हाइट लाइन के हिसाब से बताओगे तो व्हाइट लाइन के हिसाब से तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। अगर आप व्हाइट लाइन के हिसाब से बताओगे तो साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इसके यूज करेंगे, है वेलोसिटी ऑफ बोट साइन थीटा डिवाइडेड बाय, जब कॉस थीटा होगा तो वेलोसिटी ऑफ बोट कॉस थीटा इसी का ही लिखा जाएगा। ठीक है, तो एंगल फिर आपका ये वाला में निकलेगा आपके पास। डन, मुश्किल नहीं है, कुछ भी जैसे आपको आसान लग रहा हो। ये हमने एल्जेब्रिकल लॉजिक था, ठीक है, जब दो वेक्टर का रिजल्टेंट सेम था। फिर हमने समझा ये रेशियो प्रोपोर्शन का कंसेप्ट था, ये भी बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है ये रिजल्टेंट वैल्यू निकाली थी, क्लियर, दोनों का रिजल्टेंट सेम था, तब क्या होगा, एंगल 90 था, ठीक है। अब ये 3 डायमेंशन का क्वेश्चन था, मैं इसलिए स्क्रीन छोटी कर रहा हूँ ताकि आपको पूरा क्वेश्चन एक शॉट में दिखाई दे जाए, याद आ जाए, ठीक है। ये बॉडी साइमल्टेनियसली दो वेलोसिटी दिखाती है कई बार, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने बेसिक वेक्टर का क्वेश्चन किया था। देखो इस ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस तो बहुत है, लेकिन अभी एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे थोड़ी सी हमने कम करवाई है प्रैक्टिस। तो जब 12th क्लास में है वेक्टर चैप्टर, तो अब आप खूब डिटेल में करोगे। चलो बच्चों, तो ये वाला लेक्चर आज हम यहीं पे ब्रेक लेते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए कुछ क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया, उसको खत्म करेंगे, ठीक है। तो बेसिक वेक्टर से रिलेटेड, वेक्टर एडिशन से रिलेटेड हमारे जो है ना न्यूमेरिकल्स होंगे खत्म। सो टिल देन बाय बाय, आई होप यू लाइक इट। लाइक किया है, पसंद आया है तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। टिल देन बाय।